हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो आज आप लोगों के बीच में एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन जिन्होंने दोस्तों बहुत ही मेहनत की है और बहुत से एग्जाम में जो है इन्होंने सिलेक्शंस लिए हैं। तो आप लोगों के बीच में मैं स्वागत करना चाहूंगा यहाँ पे मैं विशाल कुमार सिंह जी का, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके एसएससी में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित किया है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे विशाल जी मैं आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। तो अब हम लोग यहाँ पे विशाल जी से ये जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे जो है प्रिपरेशन की थी। बट उससे पहले कि यहाँ पर एक कैंडिडेट भी रहे हैं और अभी ये जो है एक यहाँ पे एक सर्विसमैन भी बनने वाले हैं और बन चुके हैं, बनने वाले क्या मैं बोलूं। लेकिन उससे पहले हम लोग विशाल जी से ये जानेंगे, विशाल जी आपने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत की और आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला कि मुझे इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है? सर बेसिकली मैं एक मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो सिंपल ग्रेजुएशन मतलब बीए बीएससी बीकॉम करने के बाद हमारे पास ज़्यादातर ऑप्शन होते नहीं हैं सरकारी नौकरी के अलावा। तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने स्टार्ट किया 2017 में मैंने स्टार्ट किया। स्टार्ट तो मैंने सीजीएल के लिए किया था। मतलब ऐसा लगता था कि यार एमटीएस कौन देता है कि अपन तो सीधे सीजीएल निकालेंगे। तो 17 में सीजीएल दिया, प्री भी निकल गया, 2.5 मार्क्स से कट ऑफ क्रॉस हुआ था। बट मेंस में ऐसे ही मतलब बहुत बुरा गया मेंस। फिर उसके बाद 17 में काफ़ी मैटर भी हुआ था, केसेस वगैरह हो गए थे, तो 1 साल एग्ज़ाम भी नहीं हुआ। फिर 18 सीजीएल का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो उसमें भी मैं मतलब मेरिट से बाहर हो गया था मैं कभी। तो ये 2 फेलियर के बाद लगा कि यार नहीं, ऐसे नहीं चलेगा कि कुछ और एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। तो फिर मैंने एमटीएस का भी फॉर्म फिलअप कर दिया, साथ में एफसीआई वगैरह बैंक का भी फॉर्म फिलअप किया। फिर एमटीएस में प्रिपरेशन उस टाइम तक ठीक ठाक थोड़ी हो गई थी। तो एमटीएस का एग्ज़ाम दिया और मतलब पहले अटेम्प्ट में एमटीएस निकल गया। तो एक कॉन्फिडेंस आता है। पहले लगता है कि यार पता नहीं अगर नौकरी नहीं लगेगी तो क्या करूँगा लाइफ में, मतलब क्या होगा, पैसे कैसे कमाएंगे, फैमिली कैसे चलेगी। लेकिन एक चाहे वो एमटीएस ही हो लेकिन हो जाता है ना, तो लगता है कि अब मतलब सिस्टम में अंदर घुस चुके हैं, कुछ नहीं होगा तो कम से कम एक नौकरी तो है, काम तो मतलब चल जाएगा। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि जैसे 2017 में आप मतलब 2.5 मार्क्स से रह गए थे, फिर उसके बाद 2018 में मेरिट लिस्ट में मतलब नाम नहीं आ पाया। तो मैं बस आपसे ये जानना चाहूंगा कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि आजकल मैंने बच्चों को देखा है, कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे जब थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा कर लेते हैं तो वो गैसिंग की तरफ चले जाते हैं। तो वहां पर क्या गैसिंग करना सही होगा या फिर किस तरीके से अप्रोच एक अपनानी चाहिए एक कैंडिडेट को या एक एस्पिरेंट को? गेसिंग तो मुझे नहीं लगता कि मतलब अच्छा अप्रोच होता है, मैंने नहीं किया है। वो एक जीके में अगर मतलब आपको 50-50 का है ना 2 क्वेश्चन में, तो गेसिंग सही होता है। नहीं तो ऐसे अगर कुछ ना पता हो तो फिर तो उससे बच के ही रहना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स आपको सिलेक्शन से बिल्कुल बाहर ले जाता है। कई बार अगर आप सेलेक्ट हो गए भी तो आपको अच्छी पोस्ट नहीं मिलती, या पोस्ट भी मिल जाए तो आपको अच्छा लोकेशन नहीं मिलता। तो नेगेटिव मार्क्स मतलब अटेम्प्ट चाहे कम हो बट नेगेटिव मार्क्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो मैं इसका काफ़ी ध्यान रखता था। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि 2017 से आप प्रिपरेशन कर रहे हो और सीजीएल को टारगेट करते हुए एक अपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और फिर आपने अभी एमटीएस निकाला है एंड डेफिनेटली आप फर्दर के लिए भी जाओगे। और बस मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब आपका सिलेक्शन हुआ तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि एक अगर हम नॉर्थ साइड की बात करते हैं, अपने नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, तो हमारे पेरेंट्स की एक उम्मीद होती है सरकारी नौकरी, और जब सरकारी नौकरी लगती है तो बहुत खुशी होती है। लेकिन आपके घर में किस प्रकार से रिएक्शन था? माता जी का, पिताजी का, भाई बहन जी का कैसा था रिएक्शन? मैं एक्चुअली जब रिजल्ट निकला एमटीएस 2019 का, तो मैं उस टाइम ट्यूशन ले रहा था, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद मैं ट्यूशन लेता था क्योंकि पैसे की काफ़ी ज़रूरत थी। पिताजी प्राइवेट जॉब करते हैं।
तो ट्यूशन्स ले रहा था, उसी टाइम रिजल्ट आया 7 बजे के आसपास शाम में। तो मतलब काफ़ी मतलब वो एक्सपीरियंस मैं बता भी नहीं सकता कि कैसा था, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। फिर घर आके मैंने बताया कि अब तो मतलब नौकरी लग गई है। काफ़ी मतलब मम्मी पापा भाई बहन सब बहुत ज़्यादा खुश थे, काफ़ी रिश्तेदारों के फ़ोन भी आए। क्योंकि क्या होता है ना कि 2-3 बार आप फेल हो जाते हो ना, तो काफ़ी बातें बनाने लगते हैं कि ये इतने साल से प्रिपरेशन कर रहा है, क्या कुछ तो हो नहीं रहा इसका, पता नहीं क्या पढ़ाई कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें एकदम से 1 सेकंड में सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे अब हम प्रिपरेशन की जब शुरुआत करते हैं विशाल जी, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को एक अपना आइडियोलॉजी मान लेते हैं कि किसी कैंडिडेट को कि हाँ इसने सीजीएल में नंबर 1 रैंक लाया था, या फिर किसी टीचर को, या अपने घर में ही किसी को हम अपना एक मोटिवेशन मान लेते हैं। तो आपकी लाइफ में सबसे बड़ा मोटिवेशन कौन रहा है? जी मेरे एक कजिन है, तो वो ऑडिटर में उन्होंने ज्वाइन किया था सीजीएल के थ्रू, और अभी वो AAO है। उन्होंने मेरी पढ़ाई में काफ़ी हेल्प करी है, तो वही मेरे मोटिवेशन थे। उनसे ही पता चला कि सीजीएल क्या होता है, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। उन्होंने काफ़ी मतलब मुझे लगता है कि पेरेंट्स के बाद अगर कोई है मेरे लिए तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काफ़ी मदद की है उन्होंने पढ़ाई से लेके मतलब हर तरीके से। विशाल जी जैसे अभी आप 2017 से प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट? जी। और कई बार ऐसा मैंने देखा है कि बहुत सारे एस्पिरेंट कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, शुरुआत तो कर देते हैं वो, इवन कई मैंने ऐसे देखे यूपीएससी को, एसएससी को या रेलवेज को भी टारगेट करते हुए स्टार्ट तो कर देते हैं, बट जैसे ही उनको 1 या 2 फेलियर मिलती है तो वो ना अपने आप को बैक एंड पे ले लेते हैं, मतलब फिर वो फॉरवर्ड नहीं जाना चाहते हैं। तो आपने किस तरीके से अपने आप को संभाला उस समय? आपकी मेंटल हेल्थ किस तरीके की थी? आपने किस तरीके से संभाल के अपने आप को आगे किया, वो एक बार बताइए। फ्रस्ट्रेशन तो काफ़ी होता है, लेकिन एक चीज़ मुझे लगता है कि जो मुझे मोटिवेट करती थी कि मतलब हर एग्ज़ाम के बाद आप मतलब थोड़ा प्रोग्रेस हो रहा है। जैसे अगर मैं 17 सीजीएल की बात करूं तो उसमें मैं मेंस तक पहुंचा, 18 में मेरिट से आउट हुआ, तो लग रहा था कि मतलब मैं एक जगह रुका हुआ नहीं हूँ, प्रोग्रेस हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब मोटिवेशन था मेरे लिए। अगर आप मान लीजिए 4 अटेम्प्ट दे रहे हैं और चारों में आपका सेम हाल हो रहा है, तो फिर वो मुझे नहीं लगता कि कोई मोटिवेशन काम करेगा। मोटिवेशन अंदर से आती है। फिर उसके बाद आप अपनी फैमिली की हालत अगर देख रहे हैं, मुझे लगता है लोअर मिडिल क्लास वालों को ज़्यादा इजी होता है मोटिवेशन लेना। बिल्कुल। तो यही रहा। ओके, तो आपकी इस जर्नी में आपने कहा कि बुक्स ने बहुत हेल्प की, जो कि आपके कजिन ने आपको सजेस्ट किया और उन्होंने बहुत हेल्प भी की। तो आप यहाँ पे कैंडिडेट्स को बताना चाहेंगे कि कौन कौन सी बुक्स को आपने प्रेफर किया था और किस तरीके से आपकी दिनचर्या हुआ करती थी ड्यूरिंग प्रिपरेशन? जीके के लिए तो लगभग सारे लोग बेसिक तो लूसेंट से ही करते हैं। जीके वैसे मेरी हमेशा से वीक रही थी, और क्या था कि पहले सीजीएल का जो 21 तक पैटर्न था उसमें जीके का कुछ बहुत बड़ा रोल नहीं था। अब तो ज़्यादा हो गया है। तो जीके में मैंने बस लूसेंट से ही किया, बाकी करंट अफेयर्स किसी भी यूट्यूब चैनल से देख लेता था। और रीजनिंग के लिए मैंने कभी किताब नहीं, वो टेक्स्ट बुक के मॉक से ही हो जाता था। और हाँ, ये टेक्स्ट बुक के मॉक में मुझे इंग्लिश के जो सॉल्यूशन होते थे तो उन्होंने बड़ी हेल्प करी थी, क्योंकि बाकी ऐप या कुछ किताबों में भी सॉल्यूशन गलत होते थे, लेकिन ज़्यादातर मुझे मतलब टेक्स्ट बुक के मॉक्स के जो सॉल्यूशन होते हैं वो सही होते थे, और उससे भी काफ़ी कुछ फ़ायदा हुआ इंग्लिश में। तो जैसे कि आपने कहा कि टेक्स्ट बुक के मॉक आप लगाते थे, तो टेक्स्ट बुक के मॉक में आपको कहाँ पर लगा कि आपकी बहुत ज़्यादा उधर से हेल्प हुई है? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट टेक्स्ट बुक के मॉक को लगा रहे होते हैं बट टेक्स्ट बुक के मॉक को समझ नहीं पाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें क्या क्या आपको फीचर्स अलग से मिल गए जो इसने आपकी बहुत हेल्प की? नहीं, एक तो मुझे लगता है कि जो लेवल होता है एग्जाम का और टेक्स्ट बुक के मॉक का लेवल लगभग मुझे सेम लगता था, तो ये होती थी। दूसरा कि काफ़ी ज़्यादा चीप था, मतलब बाकी से देखे अगर तो मतलब एक स्टूडेंट के लिए जो गरीब परिवार से हो, जिसके पास ज़्यादा पैसे ना हो, वो भी आराम
अफोर्ड कर सकता था। 250 रुपए में मुझे लगता है कि मैंने 1 साल का लिया था, 250 रुपए में। तो अभी पता नहीं है कि कितना का है, बट काफ़ी सस्ता था और काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी। सॉल्यूशन भी काफ़ी सही होते थे, खास करके इंग्लिश के। मैथ्स के भी थे, लेकिन मैथ्स में क्या होता है कि कई बार खुद के सॉल्यूशन या कभी किसी और टीचर के, कभी टेक्स्ट बुक के, जो बेटर लगे वो आदमी चूज कर लेता है। बाकी इंग्लिश में मुझे टेक्स्ट बुक से बेटर सॉल्यूशन नहीं लगा किसी का। तो जैसे विशाल जी, अभी आप एमटीएस ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हो, है ना? तो आगे फर्दर प्रिपरेशन के लिए आप किसको टारगेट, कौन से एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो? नहीं, मैं एमटीएस क्वालिफाई किया, उसके बाद मैंने सीजीएल 19 से मुझे टीए मिला था। ओके। तो उस टाइम मैं एमटीएस 19 से यूपीएससी में ज्वाइन किया था। तो 1.5 साल वहाँ पे काम किया, तब तक ये सीजीएल 19 का भी रिजल्ट आ गया था उस टाइम, और ज्वाइनिंग करने वाला था तब तक सीजीएल 20 का भी, मतलब 19 और 20 सीजीएल का रिजल्ट काफ़ी कम गैप में आ गया था। तो 20 से मुझे ऑडिटर मिला था। तो मैंने फिर ऑडिटर ज्वाइन कर लिया सीजीएल 20 से, और अभी फिलहाल मैं सीजीएल 21 से मैं एक्साइज इंस्पेक्टर लगा हूँ गुजरात में। ओके। तो जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, शुरुआत में क्या करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स को टारगेट कर लेते हैं, और कई लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि अगर मैं किसी एक एग्जाम को टारगेट कर रहा हूँ तो क्या मेरे को दूसरे एग्जाम भी उस टाइम पे टारगेट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि वो क्या करना चाहिए उसको या नहीं करना चाहिए? अगर सिलेबस मतलब ऑलमोस्ट सेम हो तब तो कर लेना चाहिए, बाकी मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने शुरू में ऐसे ही किया था। मैं बैंक और एसएससी दोनों साथ में लेके चल रहा था, बट 2 अटेम्प्ट बैंक के देने के बाद मैंने पूरा फोकस अपना एसएससी पे ला दिया। तो मुझे लगता है कि किसी एक एग्जाम को पकड़ के और बस उसके पीछे लग जाओ पूरी मेहनत से, फोकस से, तो वो ज़्यादा इजी होता है उसे इस तरह से पास कर लेना। तो अभी जैसे आपकी लाइफ बिफोर, मतलब एग्जाम क्वालिफाई, आफ्टर क्वालिफाई में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है? क्या लोगों का बिहेवियर आपके प्रति कैसा हो गया है, उसके बारे में एक बार बताएं। नहीं, लाइफ तो काफ़ी चेंज हो जाती है, मतलब रिजल्ट के साथ ही 1 सेकंड में लाइफ चेंज हो जाती है। बिहेवियर खास करके लोगों का, रिश्तेदारों का, यहाँ तक कि घर के लोगों का भी बिहेवियर काफ़ी चेंज हो जाता है। और उसके बाद आप कहीं फंक्शन वगैरह में जाते हैं तो एक आपको कॉन्फिडेंस होता है। पहले तो मैं शादियाँ वगैरह अटेंड ही नहीं करता था किसी फंक्शन में, कहीं नहीं, क्योंकि लोग फिर पूछने लग जाएं कि भाई क्या कर रहे हो, क्या हुआ। तो इस क्वेश्चन के डर से, या ये शायद ज़्यादातर बच्चों के साथ होता होगा कि सोशली हम एकदम मतलब इनएक्टिव हो जाते हैं। तो अभी क्या है, एग्ज़ाम निकल जाने के बाद बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा तो यही होता है कॉन्फिडेंस, आप किसी से बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप हैंडल करते हुए किस तरीके से आप पूरे दिन को अपना मेंटेन करते थे? आपका टाइम टेबल क्या था? और कई बार क्योंकि स्टूडेंट के हमारे पास भी क्वेश्चंस आते हैं जब हम पढ़ा रहे होते हैं कि सर मैं सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं क्या 8 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ाई करूँ? आपको क्या लगता है कि आप उन्हें यहाँ पे ज़्यादा समय तक के लिए कुछ इस प्रकार से अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए, या फिर किस तरीके से बनाना चाहिए, और आपने क्या फॉलो किया है वो एक बार कैंडिडेट्स को जरूर बताएं। मैं मतलब 6 से 7 घंटे पढ़ता था, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत होती है। जैसे सुबह में मैं उठते के साथ मतलब वोकैब्स लेके बैठ जाता था, वो एक रूटीन था कि भले कुछ पढ़ाई हो ना हो, वोकैब्स और इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट भी ज़्यादा था। तो 1-1.5 घंटे में इंग्लिश ग्रामर पढ़ता था, वोकैब्स काफ़ी रटता था। उसके अलावा फिर मैथ्स लगभग 2 घंटे आप मैथ्स को देते हैं, और 1 घंटे जीके और 1 से 1.5 घंटे रीजनिंग। मतलब मेरा इतना ही था। जब फिर अगर एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ जाए तो थोड़ा सा आप मतलब 1-1.5 घंटे बढ़ा देते हैं। तो यही था, मैथ्स पे 2 घंटे, बाकी सब 1-1 घंटे। किसी में अगर कभी रिवीजन के दौरान लगे कि इसमें ज़्यादा टाइम देना है तो फिर उसमें आधे 1 घंटे बढ़ा देते थे। और
आपको ये यहाँ पे क्या लगता है, क्योंकि पहले सीजीएल में ऐसा कहा जाता था कि जो एस्पिरेंट मैथ्स और इंग्लिश में अच्छा है उसी के लिए ये एग्जाम है, और अब जो है एग्जाम पैटर्न बदल गया है, तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि ये चेंजेस जो हुए हैं ये अच्छा है चेंज, या फिर नहीं होना चाहिए था? आपको क्या लगता है? ये चेंज मुझे तो पर्सनली अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मैं भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से हूँ जिन्हें बस मैथ इंग्लिश ज़्यादा पसंद है और वही स्ट्रॉन्ग था। जीके मेरा मतलब शुरू से खराब ही रहा है। और मुझे लगता है लेकिन सीजीएल में जैसे कि 4 लेवल होते थे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती थी। जैसे कई बार होता था प्री पास कर लिए फिर मेंस में लटक गए, आपने मेंस अच्छा कर लिया तो फिर डिस्क्रिप्टिव आपके पैर खींच देता था, उसमें भी आप पास हो गए तो कभी टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गई। तो ये मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेटर पैटर्न था एक मजे हुए लोगों को लाने का। अब ये मुझे लगता है अभी सीजीएल और एमटीएस दोनों लगभग बराबर हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लास्ट टाइम जैसे हम पढ़ा रहे थे तो बच्चे कुछ ऐसा बता रहे थे कि जो एमटीएस के क्वेश्चंस थे, क्योंकि पहले ऐसा हुआ करता था कि जो लेवल होता था एमटीएस का वो बड़ा लो होता था, बट अब हम जीके के क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं तो वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो शायद सीजीएल में सीजीएल के लेवल के होते हैं, या फिर कई बार ऐसा लगता है कि सीजीएल के लेवल से भी ऊपर के क्वेश्चंस हैं। तो आज और अभी आपने एमटीएस में भी एक परिवर्तन देखा होगा, क्योंकि एमटीएस में भी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको जहाँ पे सिर्फ क्वालिफाइंग कर दिया गया है और कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है। तो आपको क्या लगता है ये भी चेंजेस सही है, या फिर नेगेटिव होना चाहिए, उनको भी जो है नॉन क्वालिफाइंग होना, मतलब उसको भी क्वालिफाई करने के लिए आपको एक फाइट मारनी पड़ेगी? मुझे जितने भी चेंजेस हुए मुझे कोई सही नहीं लगा था पर्सनली, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होनी ही चाहिए ऐसे इतने टफ कंपटीशन में। क्योंकि मान लीजिए किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है, किसी का कोई वीक होता है, मतलब चारों के चारों तो कम ही होते हैं। जो टॉपर्स होते हैं उनके शायद सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग होते हैं। तो एक मतलब इक्वल कंपटीशन के लिए मुझे लगता है कि नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए थी। तो आई गेस विशाल जी तो फिर एसएससी में भी यही सोच के शायद टीयर 2 में जीके को लाया क्या होगा कि शायद कुछ बच्चे जो होंगे उनकी जीके अच्छी होगी बट ठीक है, यहाँ पे जीके तो प्री में भी सर होता था, बट मेंस में नहीं था, वहाँ तो इंग्लिश और मैथ्स ही थी। जी अब तो जीके भी है, कंप्यूटर भी है और रीजनिंग भी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जैसे कि आपने कहा कि लाइफस्टाइल तो बहुत चेंज हो जाती है, तो आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं वो एक बार बताएं। एक तो फाइनेंशियली आप काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वो है। दूसरा सोशली आप थोड़े से ज़्यादा रिकॉग्नाइज होते हैं, क्योंकि पहले लोग शायद आपसे बात भी नहीं करते। अभी लोग आपसे पूछते हैं किसी टॉपिक पे या कुछ, मतलब लोग ज़्यादा मतलब सोशली आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, ये एक बड़ी चीज़ है। बाकी तो और कुछ खास। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जब सिलेक्शन ले लेते तो जब हम एस्पिरेंट से बात कर रहे होते हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका होता है, तो वो कहते हैं बहुत इजी था करना, बट जब हम उन स्टूडेंट से बात करते हैं जिनका कुछ नंबर से रह जाता है तो वो कहते हैं नहीं बहुत टाइम लगा। तो क्या ऐसा होता है विशाल जी कि हम सिलेक्शन ले लेते तो वो हमें चीजें इजी लगने लगती है, और नहीं ले पाते हैं कुछ वजह से, कुछ पॉइंट मार्क से, तो वो हमें टफ लगती है? जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो चीज़ मिल चुकी होती है वो इजी लगने लगती है, और जो नहीं मिलती वो हमेशा टफ रहती है। जब तक अब जैसे कि जब तक एमटीएस नहीं मिला था, मतलब मान लीजिए मैं सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, लगता था कि यार एमटीएस क्या ही है। लेकिन एक टाइम में ऐसा आया कि
मतलब ये सोच रहे थे, प्रे कर रहे थे कि भाई एमटीएस में कम से कम मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। तो वो, और उसके बाद आप निकालते जाते, फिर लगता है यार कि एमटीएस क्या ही है, फिर आप 2400 ले लेते हैं, फिर लगता है कि नहीं यार ये क्या है, ये 2800 4600, तो ये बढ़ती जाती है। लेकिन ये मतलब टफ तो होता है आप ऐसे, लेकिन वही है कि जो बंदे को टफ लग रहा है वो खुद जब वो पास करके जब उस पोस्ट पे आ जाएगा ना, तो वो फिर खुद उसकी थिंकिंग चेंज हो जाती है, फिर लगता है कि नहीं यार इजी था। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक्स्ट बुक के लिए अगर आपको कुछ बोलना हो, आप उसको कुछ डिफाइन करना चाहें एक लाइन में, तो आप क्या कहेंगे? ये तो चीप एंड बेस्ट और सबसे इजी। अच्छा, और कैंडिडेट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे या फिर उनके लिए कुछ मोटिवेशन पार्ट बताना चाहेंगे, तो प्लीज बताएं। मैं नए कैंडिडेट से यही कहना चाहूँगा कि आप फोकस्ड रहें, मतलब ज़्यादा वो बोलते हैं ना कि दो नाव में पैर नहीं रखने, तो एक किसी एग्ज़ाम को पकड़ के आप उस पर फोकस्ड रहें, लगातार प्रैक्टिस करते रहें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें, तो हो जाएगा चांसेस। मुझे लगता है थोड़ा बहुत लक का भी फैक्टर होता है, ये मैंने फील किया है कि 10% तो आपके लक पे भी है। कई बार आप कितना भी प्रिपरेशन करें, फिर भी अगर किस्मत में नहीं है तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे साथ के काफ़ी ऐसे लोग हैं जो शायद मेरे से भी अच्छे हैं पढ़ने में थे, लेकिन अभी तक वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो फोकस रहें और अपने आप पे भरोसा रखें, बाकी जो होगा सही होगा। ना भी मिले तो जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं करने को, केवल एक एग्जाम आपकी लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकता। चलिए, बहुत अच्छा लगा विशाल जी आपसे बात करके, और आपका तहे दिल से शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत अपना जो है ने किस तरीके से प्रिपरेशन की है, किस तरीके से हार्ड वर्क किया है, आपने साझा किया है, तो उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और हमारे बीच में ये थे विशाल, जिन्होंने दोस्तों एक उम्मीद अपने घर के लिए कायम की, अपने परिवार के लिए कायम किया, और जो है सिलेक्शन लेने के बाद उनके सपनों को साकार किया, अपने सपनों को साकार किया। तो आपके बीच में आज मौजूद थे विशाल, और उम्मीद करते हैं विशाल जी ने जो आपको बताया है आप उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, उसको फोकस करते हुए अपनी प्रिपरेशन को जो है यहाँ पे अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे। तो विशाल जी धन्यवाद। तो उम्मीद करता हूँ हम बहुत जल्दी आपसे कुछ और भी सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू विशाल।